नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसने इंडिया के हर एक मोबाइल यूज़र के हाथ में एक ऐसी ऐप दे दी थी जो डिजिटलाइजेशन के मोड पर हर एक बंदे को काफ़ी इजी तौर पर पैसों का लेन देन करना आसान हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम के बारे में बात की जा रही है। इस कंपनी को बनने में क्या कठिनाइयाँ आई, कंपनी ने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया और कंपनी का इस्टेब्लिश होने के बाद क्या डाउनफॉल देखने को मिले, आज हम इसके बारे में पूरी चर्चा में बात करेंगे। मेरे इस वीडियो पर आप बने रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अब बात कर लेते हैं, जब विजय कॉलेज के टाइम में थे तो वो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे थे और ज़्यादातर वह समय अपना कंप्यूटर लैब्स में निकालने लगे और कंप्यूटर के साथ बैठने लगे। और बात करते हैं, ये साल 1995-96 के आसपास की होगी, जब दरियागंज के एक बड़ी मार्केट के अंदर, जो संडे की मार्केट कहती है, 5-10 रुपये में सेकंड हैंड किताबें और मैगज़ीन खरीद कर विजय पढ़ने लगा। और उसी टाइम पर फॉर्च्यून मैगज़ीन उनको दिखी और उन्होंने ख़रीदी और पहली बार मैगज़ीन के ज़रिए सिलिकॉन वैली के बारे में उन्हें समझ में आया। और बात करें 95-96 के, उन दिनों इंटरनेट बिज़नेस में काफ़ी वेबसाइट नहीं हुआ करती थी, इतना क्रेज़ नहीं था इंटरनेट का। अगर हम बात करें कि वह उस समय इंडिया में मात्र इंडिगेट नाम की ही एक वेबसाइट हुआ करती थी। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर जॉयसिटी और ट्राइपोर्ट जैसी कुछ वेबसाइट्स चला करती थी। और एक याहू था जो एक छोटी सी डायरेक्टरी लेके बैठा हुआ था। और लेकिन फिर भी कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ करने के लिए विजय ने हाथ आजमाने शुरू किए। जब पहली बार उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना तो चाह रखी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की, क्योंकि ज़्यादातर सिलिकॉन वैलीज़ में काम करने वाले बड़े बिजनेसमैन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ कर जाते थे। पर लेकिन आर्थिक स्थिति कुछ ठीक न होने की वजह से विजय के मात्र इस सपने को छोड़ना पड़ा। चलो खैर, फिर भी विजय ने अपने इंटरेस्ट कंप्यूटर कोडिंग में दिखाया और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहे। और जैसे जैसे एक यही मात्र सपना जो उनसे छूट गया था कि वह भारत में रहकर इसको पूरा करेंगे, और उनके मन में था कुछ एक ऐसी कंपनी बनाने का, कुछ ऐसी बड़ी कंपनी बनाने का कि वह भी एक बिजनेसमैन की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। और बात होती है कि जब वह कोडिंग को कंप्लीट करते हैं मन लगाकर, और उसके बाद उन्होंने पहली अपनी एक कंपनी एक्सेस कंपनी की शुरुआत की। अब कोडिंग सीखने के बाद जब विजय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक सर्च इंजन बनाया, फिर उन्हें आज के वर्डप्रेस की तरह या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया। और इस सिस्टम को कई अखबारों ने अपने काम में यूज़ किया। द इंडियन एक्सप्रेस सहित कई बड़ी अखबारों ने इस सिस्टम को इस्तेमाल किया और काफ़ी हद तक विजय को इसमें सफलता मिली। खैर 1999-2000 आने तक इंटरनेट बिजनेस बहुत ज़्यादा हद तक तो नहीं कहेंगे, पर थोड़ा थोड़ा फलने फूलने लगा था। और भारत के इंडिया की मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में naukri.com और मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट अपना बेस्ड बिजनेस लेकर काम करने लगी थी। और देखते ही देखते उस समय विजय ने 197 कंपनी की शुरुआत कर ली थी। लोटस इंटरवर्क की नौकरी छोड़ने के बाद 2001 में जब विजय ने 197 नामक कंपनी की स्थापना की, यह कंपनी का जो बेस मॉडल था वो कंटेंट सर्विस प्रोवाइड करवाता था।
ये कॉल और एसएमएस द्वारा लोगों को इंटरनेट के कंटेंट पहुंचाती थी और ये पूरी लगन और मेहनत के साथ विजय इस कंपनी को आगे बढ़ाने लगा। और कंपनी की बात करें तो साथ भी साथ कंपनी जैसे बड़ी हो रही थी उसके खर्चे भी बड़े हो रहे थे, सर्वर स्टाफ सहित काफ़ी मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा था। अब कंपनी मुनाफे के बजाय नुकसान में थी, तो विजय ने भी अपना साइड बाय साइड काम करना शुरू किया था, पर कंपनी को उन्होंने बंद नहीं होने दिया था। अब अगर बात करें तो वो जो जितना भी कमा रहे थे और कंपनी के स्टाफ, सर्वर और उन सब की सैलरी और मेंटेनेंस पर ही खर्च कर रहे थे, जिसके चलते विजय के सर पर काफ़ी कर्जा भी हो गया था और काफ़ी मुश्किलों में विजय काम करने लगे थे। इसी तरह से साल गुजरता रहा, उधार काफ़ी बढ़ता रहा। अगर बात करें तो उस समय विजय के सर पर 8 लाख के आसपास उधार पहुंच चुका था। आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें देखने को पड़ रही थी। तो इसी के दरमियान चलते विजय ने अपनी कंपनी को तो चालू रखा, पर साइड बाय साइड उसने कंसल्टेंसी कंपनी, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस और कंप्यूटर्स ट्रेनर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। और कंसल्टेंसी और इस तरह की सर्विसेज देने पर विजय को दिन का 1000 रुपया मिल जाता था। और कंप्यूटर और नेटवर्किंग सॉल्यूशन में काम करते कुछ ही दिन निकले थे कि जी हाँ दोस्तों, अब विजय की ज़िंदगी में एंट्री होती है पीयूष अग्रवाल की। पीयूष अग्रवाल ने कंपनी के सॉफ्टवेयर के लिए विजय से एक सहायता ली थी और उससे पीयूष ने काफ़ी हद तक मुनाफा कमाया था। और इसी के चलते पीयूष ने विजय को अपनी कंपनी के अंदर सीईओ की पोस्ट को भी ऑफ़र कर दिया। अब देखते ही देखते विजय के मन में आने लगा और उसने बीच का रास्ता अपनाया और पीयूष अग्रवाल के साथ सीईओ का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। पर शुरुआती तौर पर विजय की एक शर्त रही कि जहां पर उसकी कंपनी 197 कम्युनिकेशन काम है वहीं पर मैं आपकी कंपनी को भी देखूंगा। अब धीरे धीरे विजय को समझ आने लगी और कंपनी वापस पटरी पर आने लगी। और अब 8 लाख का जो कर्ज उनके सर पर था वो भी उन्हें चुकाना था, तो इसलिए उन्होंने पीयूष अग्रवाल से यह कर्ज की राशि मांगी। पर पीयूष ने यह साफ मना कर दिया और कहा कि मैं आपकी कंपनी में 8 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। और इस तरह से 40% हिस्सेदारी पीयूष ने कंपनी में रख ली। अब 197 कंपनी की पटरी पर आ चुकी थी कि इसी बीच समय बदल रहा था और एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स काफ़ी मार्केट में चलन हो गया था। और कैशलेस ट्रांजैक्शंस का आइडिया लेकर विजय कंपनी के पास जाता है और नए आइडिया पर काम करने के लिए बोर्ड से सहमति मांगता है। पर कंपनी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए जो बोर्ड कंपनी थी वह इस आइडिया को मानने से मना कर देती है। फिर विजय ने इसका एक रास्ता और निकाला और उन्होंने अपनी पर्सनल इक्विटी में से 1% इस आइडिया पे काम करना शुरू किया। और इस तरह से 2010 के अंदर फाइनली वह पेटीएम की स्थापना करते हैं, पेटीएम को इस्टेब्लिश करते हैं। अब पेटीएम की शुरुआत तो हो गई थी और पेटीएम ने अपने शुरुआती दौर पर लोगों को मोबाइल रिचार्ज, डेटा रिचार्ज, धीरे धीरे पेटीएम की सेवाएं के दायरों को बढ़ाना शुरू किया, जैसे गैस बिल पेमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पर सेवाएं लेके आ गई। पर इनसे पेटीएम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। पर 2014 में जब पेटीएम के पास पेटीएम वॉलेट आया तो उसमें पेटीएम काफ़ी हद तक सक्सेस रहा। और इसी दौरान पेटीएम आगे बढ़ता रहा और पेटीएम ने अपना दबदबा पेटीएम ई-कॉमर्स में भी बनाया। कुछ अच्छी खासी सेवाएं पेटीएम अपने वैलेट के साथ लेके आई थी
और दूसरी तरफ हम बात करें कि पेटीएम को फंडिंग जो मिल रही थी, कि पेटीएम अपने रास्ते में काफ़ी सक्सेस हो रहा था और देखते ही देखते रतन टाटा, राकेश झुंझुनवाला और वॉरेन बुफे, जैक मा जैसे बड़े दिग्गजों ने पेटीएम में अपना निवेश करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों अब समझते हैं पेटीएम का रेवेन्यू मॉडल। पेटीएम का जो एक रेवेन्यू मॉडल है, वो बिज़नेस मॉडल, वो किस तरह से काम करता है कि पेटीएम अपने बड़े ट्रांजैक्शन पर सेलर से जीएसटी सहित 55% चार्ज वसूल करता था। पेटीएम का यूज़र बेस 30 करोड़ का था और यूज़र्स का एडवांटेज लेते हुए वह एड कंपनी से ऐड दिखाने के तौर पर एडवर्टाइज चार्जेस करने लगा। पेटीएम ने एडवर्टाइज को मंथली सब्सक्रिप्शन और मंथली पे पर क्लिक के हिसाब से रखने शुरू कर दिया था। अब पेटीएम अपने मोबाइल वॉलेट में जमा पैसे की फ़िक्स डिपॉजिट ऑफर्स भी करने लगा था और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहा। और इसके बाद जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की कि पेटीएम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए काफ़ी ग्रोथ सेल करने लगा और अब सेल पर भी चार्ज करने लगा और इसी से ही पेटीएम मॉल की शुरुआत होती है। और पेटीएम पेमेंट मॉल के अंदर 2017 में जब मॉल ऐप लॉन्च किया तो चीन के सबसे बड़े B2C रिटेल प्लेटफॉर्म टीमॉल के मॉडल पर आधारित था ये पेटीएम मॉल, जिसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास विक्रेता रजिस्टर हुए थे और पेटीएम मॉल के लिए एक सबसे बड़ी कामयाबी का कारण बनी थी। और पेटीएम को अलीबाबा ग्रुप में सैफ पार्टनर्स से मार्च 2018 में $200 मिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला था। और जब हम बात करें कि 2015 में पेटीएम ने भारतीय रिजर्व बैंक से पेटीएम पेमेंट बैंक को भी मंजूरी मिल गई थी। जैसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ और यह एक काफ़ी हद तक सौदे का फ़ायदा मिला, पेटीएम पेमेंट बैंक के ज़रिए यूज़र्स काफ़ी बढ़ने लगे और इनकम भी काफ़ी अर्न होने लगी पेटीएम कंपनी को। और दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन से रीज़न थे पेटीएम को सक्सेस बनाने के, जिसके कारण पेटीएम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कैशलेस ट्रांजैक्शन की। कैशलेस ट्रांजैक्शन इतना आसान हो गया था कि लोगों को यूज़ करना काफ़ी हद तक मुनाफा लगने लगा और यहाँ तक कि हर एक बंदे के एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में आते ही सब बंदे QR कोड स्कैन करके ट्रांजैक्शन करने लगे, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा पेटीएम को मिला। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा पेटीएम को ऑफलाइन मॉडल से मिला कि पेटीएम ने छोटे छोटे डीलर्स, छोटे छोटे दुकानदार और छोटे छोटे शहरों में जाकर मार्केटिंग कर ऑफलाइन बंदों को, जो छोटे छोटे व्यवसाय करते थे, दुकानदार, रेडी वाले, उन सब को जोड़ना शुरू कर दिया था। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती थी वो छोटे बिजनेसमैन्स को उनके अकाउंट ओपन करने में आती थी। तो पेटीएम पेमेंट बैंक से वे अपना छोटा सा व्यवसायियों को उनका अकाउंट ओपन करवा देते थे और उसी बैंक के थ्रू उनका बिज़नेस ऑनलाइन ले आते थे और जिससे हर बंदा पेटीएम से जुड़ने लगा था। और पेटीएम के ऑनलाइन मॉडल और ऑफलाइन मॉडल दोनों ही कामयाब रहे, जिससे पेटीएम के काफ़ी यूज़र बेस बढ़ने लगा। और ऐसा नहीं कि पेटीएम काफ़ी हद तक सक्सेस इन्हीं वजह से रहा। सबसे बढ़िया जो कारण था पेटीएम में बूम आना, वो डीमोनेटाइजेशन के बाद और फिर कोरोना का आ जाना, ये सबसे बड़े कारण थे कि हर एक बंदे को ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन पेमेंट यूज़ करना पड़ा था। और यही कारण था कि उस समय पेटीएम के यूज़र बेस में जो बूम आया था, उसकी वजह से कुछ पेटीएम के सामने चैलेंजेस भी आ गए थे कि जो डिमोनेटाइजेशन के दौरान जो पेटीएम की ग्रोथ थी वो 1000% पर चली गई थी या उसको भी क्रॉस कर गई थी। और अचानक से इस बूम के कारण पेटीएम का कस्टमर केयर काफ़ी मुश्किल में आ गया था
कस्टमर केयर पे जब भी कोई बंदा फ़ोन लगाता था तो काफ़ी बिज़ी रहता। तो जो पेटीएम के सामने चैलेंज था वो अब सामने निकल के आने लगा था कि पेटीएम का जो गुस्सा था, लोगों का जो पेटीएम पर गुस्सा था वो ट्विटर के द्वारा निकालने लगे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज पेटीएम के सामने रहा था उनके कस्टमर सर्विस को लेकर। तो फिर भी पेटीएम ने इसे सीखा और अपने कस्टमर सर्विस के अंदर काफ़ी सुधार किया और काफ़ी हद तक उनको विश्वास दिलाना शुरू किया कस्टमर्स को। और दूसरी सबसे बड़ी जो चैलेंज रही वो पेटीएम को लोगो को लेकर रही। पेटीएम का जो लोगो है वो कलर स्कीम दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपाल के साथ काफ़ी मिलती जुलती थी और इसी पेपाल कंपनी ने अपनी बहुत बड़ी आपत्ति जताई थी और उन पे केस भी कर दिया था पेटीएम पे, जिसके चलते वो केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। जब इंडिया के प्रधानमंत्री ने डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी पर अपना फैसला दिया और उस समय मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही प्लेयर अवेलेबल था पेटीएम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए और इसी का फ़ायदा पेटीएम ने उठाया और प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाकर पेटीएम की तरफ से उनको धन्यवाद दिया गया और जिसका खमियाजा पेटीएम को तुरंत भुगतना पड़ा, जिससे अपोजिशंस पार्टीज़ ने इस पर काफ़ी आपत्ति जताई और यह कहा कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ज़रिए बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट किया है। दोस्तों, अब तक हमने बात की थी पेटीएम के राइजिंग की। अब बात कर लेते हैं पेटीएम के डाउनफॉल की। दोस्तों, पेटीएम का डाउनफॉल क्यों देखने को मिला, क्या रीज़न था पेटीएम का डाउनफॉल देखने में? देखिए, ऐसी कौन सी भारी गलती पेटीएम कर गया था कि जो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि पेटीएम के डाउनफॉल्स की, कि जिसका सबसे बड़ा कारण था जब एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था और पेटीएम ने इस यूपीआई को जल्दी से अपनाया नहीं, यानी कि मार्केट ओपन हो गई थी और अदर प्लेयर्स की एंट्री स्टार्ट हो गई थी और जिसके चलते पेटीएम यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक ये सबसे बड़ी गलती थी और यही वजह थी कि पेटीएम वाला एक अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता था और यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, इस तरह की काफ़ी दिग्गजों ने एंट्री कर ली। जब तक पेटीएम यूपीआई को अपनाता तब तक पेटीएम का यूज़र डाटाबेस काफ़ी हिल गया था, यानी कि जो पेटीएम के यूज़र थे वो पेटीएम के डाटाबेस से निकलकर फ़ोन पे, गूगल पे या अमेज़ॉन पे जाके शिफ्ट हो गए थे और यही वजह थी कि पेटीएम को काफ़ी डाउनफॉल देखना पड़ गया। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था, जब पेटीएम 2021 के अंदर आईपीओ लेके आई थी, 2021 के अंदर जब आईपीओ लेके आई थी कंपनी, उस समय कंपनी ने जो अपनी वैल्यूएशन थी वो $20 बिलियन रखी थी और यानी कि $2 बिलियन अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़ के अंदर तो वो 18,300 करोड़ रुपया बनता है। और दोस्तों, कोल इंडिया के बाद पेटीएम सबसे बड़ा आईपीओ हाइप लेके आया था मार्केट के अंदर। और हम बात करें कि ये आईपीओ से पहले ग्रे मार्केट के अंदर पेटीएम का 20% ज़्यादा प्राइस पर लोग खरीदने को तैयार थे। दोस्तों, जब 8 नवंबर 2021 को स्टॉक मार्केट पर पेटीएम का आईपीओ लिस्ट होता है तो उसकी कीमत 2150 रखी जाती है, पर देखते ही देखते पूरे दिन डाउनफॉल देखने को मिला और 1560 तक इसका शेयर गिर जाता है और मौजूदा समय में जो पेटीएम का शेयर है वो 618 ही रह गया है। यानी कि इसके पीछे जो डाउनफॉल रहा है उसका क्या रीज़न था आईपीओ का, आइए अब हम जानते हैं। पेटीएम का आईपीओ फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था पेटीएम की वैल्यूएशन। पेटीएम अपना लॉस मेकिंग बिजनेस को हाई वैल्यूएशन पर रख रही थी, जैसे कि $20 मिलियन पर वैल्यूएशन उन्होंने करवाई थी और जो कि लगभग 1.4 लाख करोड़ के आसपास बनता है, जबकि उसकी रेवेन्यू 3300 करोड़ है, जो आईपीओ फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न बना था। यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि जो इन्वेस्टर थे वो काफ़ी समझदार थे, उन्हें मालूम था कि कम रेवेन्यू और हाई वैल्यूएशन पर
हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा पेटीएम के आईपीओ से। सो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट पेटीएम में करने से कोताही बरती। जो पेटीएम का जो तीसरा सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न था कि पेटीएम ने अपना यूज़र डाटाबेस जो बना के रखा था उसे होल्ड नहीं कर पाया, और जिसका उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और वह डाटाबेस अब हर एक वेब एप्लीकेटर के पास, जैसे कि उनके कंप्यूटर, फ़ोन पे, गूगल पे तक उनके यूज़र पहुंच गए थे। सो जो सबसे बड़ा रीज़न था कि जहां से वह प्रॉफिट कमा सकते थे, वो उन्होंने अपना मौका लूज़ कर दिया। आगे आने वाले समय में पेटीएम क्या करना चाहता है, ये तो समय ही बताएगा। अगर दोस्तों यह मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।